बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं अकाउंट से रिलेटेड अपनी वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली हमारा पेंशन का कोर्स कंप्लीट हुआ था, जिसमें हमने अब सीखा कि पेंशन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। घर बैठे हुए किसी की मुहताजी की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो भी पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर हम आगे मूव करते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम बनाई है वो है जीपी फ़ंड के ऊपर। गवर्नमेंट सेक्टर में जो मुलाजमीन होती हैं वो अपना जीपी फ़ंड डिडक्ट करवाते हैं, जैसे नॉर्मली जनरल प्रोविडेंट फ़ंड कहते हैं। हर सरकारी मुलाजम इससे आगाह होता है। इसकी मुख्तलिफ परसेंटेजेस होती हैं, रेशोज़ होती हैं कि एक स्केल के मुलाजम का कितना डिडक्ट होता है, 2 स्केल का, 3 का, 5 का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में एक इसका ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। जीपी फ़ंड मुख्तसर ये है कि जीपी फ़ंड तमाम गवर्नमेंट के सर्वेंट मुलाजमीन हों, वो टेम्परेरी हों, आर्जी हों या किसी भी सर्विस के ऊपर हों, ठीक है, टेम्परेरी हों। एक याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं, टेम्परेरी होते हैं। ड्राइवर नॉर्मली उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उस पर लिखा होता है टेम्परेरी, तो वो रेगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं। ये तमाम लोगों का जीपी फ़ंड डिडक्ट किया जाता है और ये जीपी फ़ंड में आते हैं। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो रेगुलर सर्विसेज हो, उसकी परमानेंट जॉब हो, टेम्परेरी हो या कोई भी इस क्लास का हो, तो वो जीपी फ़ंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये क्लियर किया कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होता है। सेकंड पे हम चलते हैं कि जीपी फ़ंड इन सैलरी में जीपी फ़ंड का क्या रोल है। तो जीपी फ़ंड जो सैलरी में होता है ना, ये एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए होती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ हिज हर सैलरी रेगुलरली टिल द टाइम ऑफ ही शी एम्प्लॉयड, जब तक ये रिटायर नहीं होता। बुनियादी तौर पर ये एक गवर्नमेंट ने मुलाजम के लिए एक सहूलत पैदा की हुई है कि वो अपनी सैलरी से डिडक्ट करते हैं, चाहे वो कोई मर्द है या औरत है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट बेसिकली बेनिफिट होता है जो उसकी सैलरी में एक्यूमुलेट होता रहता है। हर साल जो एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेट लगता है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हुई कि ये सैलरी से ही डिडक्ट होगा। सेकंड, दो तरह के जीपी फ़ंड होते हैं, टाइप्स होती है, एक फ़ंड रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल को समझना है तो नॉन रिफंडेबल को हमें पहले समझना पड़ेगा, तो रिफंडेबल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो नॉन रिफंडेबल क्या होता है? नॉन रिफंडेबल होता है, इसमें गवर्नमेंट ने एक रूल्स दे दिए हैं कि जनाब, जो सब्सक्राइब करवा रहा है अपना जीपी फ़ंड, वो जो उसकी एज अगर 45 साल है बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 50 साल 50 years shall be admissible for the purpose of subject to the condition and mention here। कहने का मतलब ये है कि जो नॉन रिफंडेबल होता है वो अगर कोई बंदा है जो 45 साल का है, 45 साल से ऊपर और 50 साल के दरमियान में उसकी एज है, उससे अगर वो अपना जीपी फ़ंड निकलवाना चाहता है तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो दोबारा रिफ़ंड नहीं करेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल सॉरी। इसके बाद अगली हमारे पास जो है उसमें कंडीशन क्या है नॉन रिफंडेबल की, कि हमने तो ये कह दिया कि जी 45 से 50 साल का अगर कोई बंदा है तो वो नॉन रिफंड करेगा, लेकिन आखिर कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना कुछ। उसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है अपने घर की, ठीक है, 15A रूल्स के तहत, तो वो नॉन रिफंडेबल होएगा। अब कंस्ट्रक्शन, क्योंकि 45 साल से मुराद बाकी 60 साल तक अगर उसकी सर्विस जाती है तो 15 साल होते हैं। 15 साल में उसको 36 माह की किस्तों में इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, जो कि मुश्किल हो जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए वो इतना पैसा निकलवाएगा तो उसके बाद दोबारा उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक सहूलत दी है। सेकेंड है कम्प्लीटली रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि बिल्कुल ही नए सिरे से वो घर बनाना चाह रहा है तो तब भी वो नॉन रिफंडेबल है। कोई ज़मीन वो ख़रीदना चाह रहा है तो तब भी वो नॉन रिफंडेबल है। परचेज़ ऑफ हाउस, अगर वो अपना घर ही ख़रीदना चाहता है तो नॉन रिफंडेबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर किसी से उसने कर्ज़ लिया है वो भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तब भी नॉन रिफंडेबल है।
थर्ड है जी कंडीशन फॉर विड्रॉल। अब विड्रॉल की कंडीशंस क्या हैं कि किस तरीके से निकलवा सकता है। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है जीपी फंड विड्रॉल करना है अप टू 12 मंथ पे, यानी कि 1 साल की तनख्वाह के बराबर, और 3/5 यानी कि 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग मनी इन द जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जी 12 महीने की तनख्वाह के बराबर आप निकाल सकते हैं, या 75% आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड विच इज़ एवर लेस, जो भी इन दोनों में से कम होगा उसके मुताबिक निकालें। ठीक है, और इसकी नॉर्मली वजह यह भी होती है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा इल हो जाए, बीमार हो जाए, तो तब वो 90% तक भी विड्रा कर सकता है। गवर्नमेंट की कंडीशंस है कि अगर एक बंदा बहुत सीवियर बीमार हो चुका है तो वो 90% तक भी इसको निकलवा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो 75% या 80%, लेकिन उसके लिए उसकी शराइत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि जेबी फंड क्या होता है, जीपी फंड सैलरी में इसका क्या रोल है, टाइप्स कितनी है, और अभी नॉन रिफंडेबल को हमने डिस्कस किया। और अगर इसके बरक्स देखा जाए तो रिफंडेबल क्या है वो इन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो जाए, ना सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट के और जो अभी जॉब्स की तलाश में है। तो होप सो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।